नाज़रीन, एक सवाल है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और उसका सबसे करीबी दोस्त इसराइल, लेकिन क्या इसराइल वाकई ही में अमेरिका का दोस्त है या वो एक बोझ है जो अमेरिका की गर्दन के साथ लटका हुआ है? आज इस वीडियो में हम तारीख के उन सफ़ों को खोलेंगे जो अमेरिका के लोगों से भी छुपाए गए। हम बात करेंगे उस दिन की जब इसराइल ने अमेरिकन जहाज पर हमला किया और 34 अमेरिकियों को मारा, ये जानते हुए भी कि वो अमेरिकी। उस जासूस की बात करेंगे जिसने अमेरिका के सारे जो गहरे राज थे वो इसराइल को बेच दिए थे। उस ऑपरेशन की बात करेंगे जब इसराइल ने अमेरिकन और ब्रिटिश शहरियों को मारने की बाकायदा प्लानिंग की थी। उन जगहों की जिसमें इसराइल ने अमेरिका से मदद मांगी लेकिन खुद कभी अमेरिका का साथ नहीं दिया। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं। पहला सवाल, सीधा सवाल, इसराइल अमेरिका का सबसे करीबी हामी है, तो कितनी बार इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर जंग लड़ी होगी? अब आप लोग जरा खुद भी माशाल्लाह तारीख का इल्म रखते हैं, सोचिए कब कब ऐसा हुआ कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर, यानी अमेरिका की जंग थी लेकिन इसराइल ने साथ दिया? एक बार भी नहीं। कोरिया 1950 से 1953 अमेरिका ने 36,000 फौजी खोए थे इस जंग में। इसराइल ने एक भी फौजी नहीं भेजा था, सिफर किरदार रहा इसराइल का। वियतनाम 1955 से 1975 अमेरिका ने 58,000 फौजी खोए थे, इसराइल का किरदार सिफर। इराक 2003 से 2011 वो जंग जिसमें इसराइल ने सबसे ज्यादा लॉबिंग की थी कि अमेरिका को ये जंग लड़नी चाहिए और जंग शुरू करनी चाहिए। अमेरिका ने 4,431 फौजी खोए थे, इसराइल का किरदार जंग में सिफर। इसराइल ने ट्रूप्स नहीं भेजे थे। अफगानिस्तान 2001 से 2021 अमेरिका की सबसे लंबी जंग है ये। 2,400 से ज्यादा अमेरिकन फौजी मारे गए थे, इसराइल का किरदार यहां पर भी सिफर था। और अब सुनिए और कौन सी जंगें हैं। लबनान, ग्रेनाडा, पनामा, कोसोवो, बोस्निया, लीबिया, सीरिया, सोमालिया, तमाम जंगों में इसराइल ने अमेरिका को पुश किया, इसमें अमेरिका लड़ा, इसराइल ने एक बार भी इसमें साथ नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात भला क्या है, नेतन्याहू ने इस मौजूदा जंग में भी कहा है कि आईडीएफ विल नॉट गो टू ईरान। साफ स्टेटमेंट है उसका कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ईरान नहीं जाएंगी। उसी दिन जब उसने अमेरिका से क्या कहा था, मांग की थी, अमेरिका को आज भी अपने बयानात में नेतन्याहू कायल कर रहा है कि अमेरिका ईरान में फौजें उतारे। अब आता है दूसरा सवाल, अमेरिका के फौजी अड्डे। आपने गौर किया होगा कि अमेरिका के फौजी अड्डे पूरे मिडिल ईस्ट में हैं नाज़रीन। कतर में है, बहरीन के अंदर है, दीगर ममालिक के अंदर, तुर्की के अंदर भी हैं, सऊदी अरेबिया में भी हैं। दोस्तों कहां कहां नहीं है? इसराइल में किसी किस्म का अमेरिकन मिलिट्री बेस नहीं है। कभी आपने सोचा है क्यों नहीं है? क्योंकि इसराइल ने कभी इजाजत ही नहीं दी अमेरिका को। यह इत्तेहादी है अमेरिका का, लेकिन अमेरिका को इजाजत ही नहीं है कि वो इसराइल में अपनी बेस बना सके। अमेरिका के पास इसराइल में सिर्फ एक चीज है, वो है एक रडार स्टेशन, वो भी इसराइल की अपनी हिफाजत के लिए है, मिसाइल ट्रैक करने के लिए। दोस्तों 8 जून 1967 6 दिनों की वॉर चल रही थी। यूएसएस लिबर्टी बेसिकली ये अमेरिकन इंटेलिजेंस शिप था जो कि इंटरनेशनल वाटर्स में तैर रहा था। सिनाई पेनिनसुला के करीब जो है इसकी डिप्लॉयमेंट हुई थी। सुबह से इजरायली रिकॉनेसेंस प्लेन्स जो हैं इस जहाज के ऊपर से उड़ रहे थे। अच्छा, रिकॉनेसेंस प्लेन कहते हैं ये वो जहाज होता है जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लाता है। ये अपने इत्तेहादी अमेरिका के जहाज के ऊपर उड़ रहे थे। 6 बार से ज्यादा इन्होंने उड़ान भरी। अमेरिका जो है उसने अपना झंडा लहराया हुआ था इन जहाजों पे और साफ नजर आ रहा था कि ये अमेरिकन प्लेन्स है। शिप का नंबर था GTR 5, उसके हल पे लिखा हुआ था दोपहर 3 बजे। इजरायली मिराज जेट्स जो हैं वो यूएसएस लिबर्टी पर हमला कर देते हैं 30 मिलीमीटर कैनन के साथ, नपाम बॉम्ब्स के साथ, मशीन गन्स के साथ। और फिर इजरायली टॉर्पीडो बोट्स वो आती हैं। टॉर्पीडो एक मिसाइल को कहा जाता है। टॉर्पीडोज वहां से छोड़ी जाती हैं। एक टॉर्पीडो शिप को लगता है, 25 अमेरिकन फौजी एक ही धमाके में मारे जाते हैं। लाइफ बोट्स, फिर वो कुछ चुके जहाज तबाह हो जाता है तो वो अमेरिकन फौजी जो हैं वो लाइफ बोट्स पे बैठते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। इजरायली उन लाइफ बोट्स पर गोलियां चला देते हैं। ये इंटरनेशनल लॉ की सीधी खिलाफ वर्जी थी। नतीजा क्या निकलता है? 34 अमेरिकन फौजी इजराइल के हाथों मारे जाते हैं, 171 जख्मी होते हैं।
अमेरिका का जो रद्द अमल है इस पे वो क्या था? उस वक्त थे प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन। उन्होंने रेस्क्यू जेट्स को वापस बुला लिया। क्यों बुलाया? यानी इजराइल जो है उनके लोगों को मार रहा था, अमेरिकन को मार रहा था, और सदर रेस्क्यू करने के लिए जो जहाज जा रहे थे उनको वापस बुला रहा था। इसकी वजह आज तक किसी को नहीं मालूम, ये आज तक एक राज है। और इसराइल ने बयान क्या दिया? वो कहता है ये गलती थी, हमें नहीं था पता कि ये अमेरिकन शिप है। लेकिन डीन रस्क, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस जमाने में, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद द इजरायली एक्सप्लेनेशन, देयर सस्टेन्ड अटैक टू डिसेबल एंड सिंक लिबर्टी, यूएसएस लिबर्टी, प्रिक्लूडेड एन असॉल्ट बाय एक्सीडेंट। मैं इजरायली वजाहत से कभी भी मुतमईन नहीं हुआ। उनका लगातार हमला करना, लिबर्टी को गैर फाल और डुबोने की कोशिश करना, यह इत्तफाक हो ही नहीं सकता। सीआईए डायरेक्टर है रिचर्ड हम्स, वो भी यही मानते हैं। वो कहते हैं कि उनको भी ये लगता है कि ये बाकायदा प्लानिंग के तहत किया गया था। डिफेंस सेक्रेटरी उस वक्त के कैस्पर वेनबर्गर, वो भी यही मानते हैं। वो कहते हैं कि बहुत से सर्वाइवर्स जो थे, कुछ बच भी गए थे, और सीनियर ऑफिशियल्स जो थे वो कहते थे कि इजराइल जानता था कि ये अमेरिकन जहाज है, इजराइल चाहता था कि ये डूब जाए। और इसका इल्जाम किस पे लगे? इसका इल्जाम लगे मिस्र पर, इजिप्ट पर। अमेरिका जंग में जो है उसको घसीटना चाहता था, इसराइल अमेरिका को इस जंग में घसीटना चाहता था। लेकिन हुआ क्या? शिप मुकम्मल तौर पर जो है वो डूबी नहीं और राज राज रह गया। इसराइल ने $6.9 मिलियन कंपनसेशन दिया था 34 अमेरिकन की फैमिली को जो इसमें मारे गए थे। और अब नाज़रीन हम वापस चलते हैं 1954 में। इजराइल अभी एक नया नया मुल्क था, 6 साल पुराना मुल्क था ये। इजिप्ट में जमाल अब्दुल नासिर अपनी ताकत में आ रहा था। बरतानिया स्विस कनाल से अपने फौजी वापस ले जाना चाहता था। इजराइल को डर था अगर ब्रिटिश फौजी चले गए तो मिस्र और ताकतवर हो जाएगा। इजराइल ने क्या किया? उसने ऑपरेशन सुसाना लॉन्च किया। ये ऑपरेशन सुसाना क्या था? देखिए, इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है उसका नाम था अमन के नाम से उसकी एक इंटेलिजेंस थी। उन्होंने मिस्री यहूदियों को भर्ती करना शुरू कर दिया। यह बड़ा खतरनाक खेल था। मिशन क्या था उनका? अमेरिका और ब्रिटिश टारगेट्स पे बमबारी की जाए। इसराइल किनको रिक्रूट कर रहा है? इजिप्ट के, मिस्र के यहूदियों को, ताकि वो मिस्र के नाम से अमरीकी और ब्रिटिश टारगेट्स पर बॉम्ब गिराएं। सिनेमाज, लाइब्रेरीज, अमेरिकन कल्चरल सेंटर्स, और फिर इल्ज़ाम लगे अखवानुल मुस्लिमीन पे ये जनाब जो है वो इजिप्शियन कम्युनिस्ट का काम है, ताकि अमेरिका और ब्रिटेन सोचें कि मिस्र ख़तरनाक है और ब्रिटिश फ़ौजें जो हैं वो वापस ना जाएं, स्विस कनाल का कंट्रोल ना छोड़ें। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इजराइल अपने ही दोस्त अमेरिका और ब्रिटेन के शहरियों को मारने की पूरी प्लानिंग कर रहा था। हुआ क्या? 1954 बॉम्ब्स फिट कर दिए जाते, पोस्ट ऑफिस, यूएस इंफॉर्मेशन एजेंसी, लाइब्रेरीज, थिएटर। लेकिन इजिप्शियन इंटेलिजेंस जो थी उनके एक एजेंट को इसकी भिनक लग जाती है और वो इस पूरे प्लान को बेनकाब कर देते हैं। उसकी जेब में बॉम्ब फट जाता है। यानी वो आदमी जिसको रिक्रूट किया गया था, जो यहूदी था, उसकी जेब में एक बॉम्ब फटता है वक्त से पहले, और वहां से पूरा नेटवर्क पकड़ा जाता है। नतीजा ये निकलता है 11 लोग गिरफ्तार होते हैं, 2 को फांसी होती है, 2 ने जेल में खुदकुशी की, बाकी को लंबी सजाएं। इजराइल ने क्या किया? 2005 तक इजराइल ने इस ऑपरेशन में अपना हाथ मानने से इनकार किया। 51 साल बाद इजरायली प्रेसिडेंट ने सर्वाइविंग एजेंट्स को सर्टिफिकेट्स ऑफ अप्रिसिएशन दे दिए। जो उसके अपने एजेंट्स थे उनको सर्टिफिकेट बांटे कि भैया क्या कमाल का काम किया था आपको। उन्होंने कबूल कर लिया, और इसके बावजूद भी अमेरिकियों ने एक सवाल नहीं पूछा इसराइल से। अब मैं आता हूं 1984 के ऊपर। योनाथन पोलार्ड एक अमेरिकन नेवी इंटेलिजेंस एनालिस्ट है। उसकी जॉब क्या थी? वो कहते हैं क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हैंडल करना मेरी जॉब थी। उसकी जो वफादारी थी वो अमेरिका के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या किया? उसने इसराइल को अमेरिका के सबसे गहरे राज बेचे। क्या बेचा? एनएसए का 10 वॉल्यूम मैनुअल बेचा, जो बताता है कि अमेरिका दुनिया में कहां से सिग्नल्स इंटेलिजेंस इकट्ठा करती है। हजारों लोगों के नाम शामिल थे जो अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ काम करते थे। सोवियत वेपन्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शामिल थी और सैटेलाइट फोटोज शामिल थे। पता है कितने डॉक्यूमेंट्स से? 800 से ज्यादा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, 1500 से ज्यादा इंटेलिजेंस समरीज,
और पैसे कितने लिए? इजराइल ने उसको $30,000 सालाना देने का वादा किया अगले 10 साल के लिए। 45,000 से ज्यादा पहले ही उसको मिल चुके हुए थे। हुआ क्या? नवंबर 1985 पोलार्ड पकड़ा गया। इजरायली एम्बेसी में उसने पनाह मांगने की कोशिश उस वक्त वो की, लेकिन उस दौरान जब वो पनाह ले रहा था नाजरीन, इंटेलिजेंस को खबर हो गई और गिरफ्तार हो गया दोस्तों। उसको उम्र कैद की सजा हुई। वो सिर्फ अमेरिकन है जिसे उम्र कैद मिली किसी दोस्त मुल्क के लिए जासूसी करने पे दोस्तों। अगर ये कोई और होता तो वहां पर ये जो इसकी सजा है वो सजाए मौत है। इजराइल का रद्द अमल क्या था? पहले इजराइल ने इनकार किया कि यह रोग ऑपरेशन था। फिर 1998 में नेतन्याहू ने मान लिया कि पोलार्ड इजरायली एजेंट था। और सबसे खराब बात पता क्या है? तज्ज़ियानिगार ये मानते हैं कि पोलार्ड की दी हुई इंफॉर्मेशन सोवियत यूनियन तक पहुंची थी। इजराइल ने वो इंफॉर्मेशन रशिया को आगे बेच दी थी, सोवियत ज्यूज के इजराइल आने के बदले में, कि जितने भी यहूदी सोवियत यूनियन में रहते हैं, सोवियत यूनियन उनको इजराइल आने दे। और आखिर में 2015 में पोलार्ड जो है रिहा हो जाता है। 2020 में इजराइल चला जाता है। नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर जाके उसका इस्तकबाल किया था। अमेरिकन को फिर भी समझ नहीं आई, वो इतने अंधे हैं नाज़रीन। लोग कहते हैं मोसाद बेहतरीन इंटेलिजेंस जो है वो फराहम करता है। सच पता क्या है? मोसाद इंटेलिजेंस तब देता है जब इजराइल को फायदा हो। यानी अक्सर लोग दिफा करते हैं इजराइल का कि ठीक है, इजराइल ने कभी जंग नहीं लड़ी अमेरिका के साथ, इजराइल ने बहुत दफा धोखा भी दिया अमेरिका को, लेकिन इजराइल एक ऐसा मुल्क है जिसने अक्सर मौकात उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने अमेरिका को अहम इंटेलिजेंस फराहम की। लेकिन यह बात इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह है कि मोसाद तब इंटेलिजेंस शेयर करता है अमेरिका से जब उसका उसमें अपना फायदा हो। यह दोस्ती नहीं, यह सौदागरी होती है। हर मुल्क ऐसा करता है, लेकिन जब इजराइल को फायदा नहीं होता तो वो चुप रहता है। कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूं दोस्तों। 1983 में बैरूत बैरक्स बॉम्बिंग हुई थी। 241 अमेरिकन मरीन मारे गए थे। रिपोर्ट्स क्या हैं? रिपोर्ट्स कहती हैं कि इजराइल को पहले से पता था, उन्होंने अमेरिकियों को नहीं बताया। 1985 में TWA फ्लाइट 847 हाईजैक हो जाती है। अमेरिकन प्लेन था जो कि हाईजैक हुआ। इजराइल को एडवांस नोटिस था, इंटेलिजेंस थी, उन्होंने नहीं बताया। 1985 में एचाइल लोरो हाईजैकिंग होती है, इटालियन क्रूज शिप की हाईजैकिंग होती है। अमेरिकन पैसेंजर इसमें मारा जाता है, इजराइल को पता था, नहीं बताया। सबसे बड़ी मिसाल, यहां पर आप चौंक जाएंगे, 9/11। 2 मोसाद एजेंट्स न्यू जर्सी में 9/11 के दिन ट्विन टावर्स गिरते देखते हुए खुशी मना रहे थे। उन्होंने वो जगह पहले से तैयार कर रखी थी कि यहां पे हमें अच्छा व्यू मिलेगा ट्विन टावर्स के गिरने का, शो देखने का। वो बाद में गिरफ्तार होते हैं, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। और 7 अक्टूबर 2023 इजिप्ट ने, मिस्र ने इसराइल को वार्निंग दी थी, हमास हमला करने वाला है। इसराइल ने जानबूझ के इग्नोर किया। क्यों? ये एक और सवाल है दोस्तों, क्यों? और इसका जवाब आपको पता है, उसको जवाब चाहिए था गजा पर हमला करने का। नाज़रीन, सबसे जो खतरनाक चीज होती है वो होती है गलत इंफॉर्मेशन। इराक के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इस पे आ जाते हैं। इजराइल ने और इजरायली इंटेलिजेंस ने ये एक झूठा बयानिया बनाया कि इराक के पास WMDs वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। इस झूठ की वजह से अमेरिका इराक गया, 4,431 अमेरिकन फौजी मारे गए, 10 लाख इराकी इसमें जो है वो जाँ बहक होते हैं। अब यहां पे दोस्तों एक बड़ी डिफरेंट बात करने जा रहा हूं। यानी अब तक आपने समझ लिया कि कैसे इजराइल ने हमेशा अमेरिका को अमेरिका के सामने बेवकूफ बनाया, लेकिन आज तक अमेरिका ये समझ नहीं पाया कि ये मुल्क एलाई नहीं, इत्तेहादी नहीं, बल्कि एक लायबिलिटी। और अब मैं बात करता हूं एक कानून की, एक लॉ की। अमेरिका के अपने ही कानून के मुताबिक इजराइल अमेरिका का एलाई, इत्तेहादी हो ही नहीं सकता। ये एक अपने आप में आपको एक चौंका देने वाली चीज है। देखिए, सिमिंगटन अमेंडमेंट हुई थी 1977 में, 1977 में। यह कानून कहता है कि अमेरिका किसी न्यूक्लियर ताकत को मदद नहीं दे सकता जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT पे दस्तखत नहीं रखता। अब आपको पता है कि इजराइल ने NPT पे दस्तखत नहीं किए, लेकिन वो न्यूक्लियर नेशन भी है। इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, एस्टिमेटेड 90 से 400 के करीब।
तो कानूनी तौर पे अमेरिका इजराइल को एक पैसा भी नहीं दे सकता, लेकिन अमेरिका हर साल इजराइल को 3.8 अरब डॉलर देता है। क्यों? क्योंकि जब इजराइल की बात आती है तो अमेरिका अपने ही कानून तोड़ देता है। नाजरीन, इजराइल अपने दोस्त का एहतराम भी नहीं करता है। नेतन्याहू ने ओबामा की बाकायदा तौर पे बेइज्जती की हुई है, बार बार की हुई है। व्हाइट हाउस में ओबामा के सामने नेतन्याहू ने उसको लेक्चर दिया था, अमेरिका की पॉलिसीज को रिजेक्ट किया था। फिर आता है बाइडन। नेतन्याहू ने बाइडन की कॉल्स नहीं उठाई थी, पब्लिक में बाइडन को इग्नोर किया था। फिर आता है ट्रंप। इजराइल ने ट्रंप को क्या तोहफा दिया? एक गोल्डन पेजर दिया था। याद है, इजराइल ने पेजर ब्लास्ट करवाए थे लेबनान में, जिसमें आपको पता है कि बच्चे भी मारे गए थे, अपने बाप की गोद में बच्चे मारे गए थे। USS-2 टेक्नोलॉजी का जो सोने का पेजर है वो ट्रंप को गिफ्ट किया था दोस्तों। यानी ये बेसिकली दोस्ती नहीं, ये मजाक है। ये एक ऐसा मुल्क है जो नासूर है, जो कैंसर है। इवन दुनिया के लिए नहीं, वो अमेरिका के लिए भी कैंसर है। और अमेरिका बार बार इजराइल से कहता है कि जो सेटलमेंट्स तुम कर रहे हो, जो तुम बस्तियां बसा रहे हो वेस्ट बैंक में, मगरबी किनारे में, उसको बंद करो। पैलेस्टीनियन टेरिटरी पे कब्जा बंद करो। ये अमेरिका ऑन रिकॉर्ड कह चुका है। इजराइल का जवाब पता क्या होता है? जब भी अमेरिकन डिप्लोमेट इजराइल जाता है, उसी दिन इजराइल सेटलमेंट एक्सपेंशन अनाउंस करता है, जानबूझ के अमेरिका को छेड़ने के लिए। ये इसलिए किया जाता था कि अमेरिका की तौहीन हो, उसकी बेइज्जती हो और दुनिया को पैगाम जाए कि हमें किसी की परवाह नहीं है दोस्तों। तो सवाल यह है कि दोस्त कौन होता है? दोस्त वो होता है जो जंग में साथ दे। अब चाहे जैसी भी जंग लड़ रहा है अमेरिका, इजराइल ने कभी अमेरिका के साथ जंग नहीं लड़ी, इनके उसके साथ मिलकर जंग नहीं लड़ी। दोस्त वो होता है जो अपने घर में जगह दे। इजराइल ने किसी किस्म की अमेरिकन बेस नहीं बनने दी। दोस्त वो होता है जो सही और सच्ची इंफॉर्मेशन दे। इजराइल तब इंफॉर्मेशन देता है जब खुद को फायदा हो। दोस्त वो होता है जो धोखेबाजी ना करे। इजराइल ने अमेरिका पे जासूसी की और कई बार की। अमेरिका के शहरियों को मारने की साजिश रचाई, अमेरिकन जहाज को डबोया, उसके लोगों को बाकायदा तौर पर मारा। तो इजराइल क्या है? इजराइल दोस्त नहीं, इजराइल अमेरिका के लिए एक बोझ है और यह बोझ अमेरिका की गर्दन पे कई दहाइयों से लटका हुआ है। तो क्या अमेरिका इस बोझ को उतार सकता है या यह बोझ अमेरिका को आखिर डुबाकर रहेगा? दोस्तों, इस पे मुझे आपका तज्जिया भी चाहिए, आपके कमेंट्स भी चाहिए और यह आपने बताना है कि वीडियो कैसी लगी आपको। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कीजिए और अगर आप मुझसे लाइव कॉल्स पे बात करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को सिर्फ फॉलो नहीं बल्कि सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह निगहबान।